नाउ लेट्स सी व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। हमने लास्ट वीडियो में देखा दैट प्राइस एंड डिमांड हैज इनवर्स रिलेशनशिप, मीन्स व्हेन प्राइस विल इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज एंड व्हेन प्राइस विल डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज. So this is known as inverse relationship or negative relationship. So this is only known as law of demand. Law of demand states that price and demand has inverse relationship. Other things remaining constant means all other factors of demand, all the determinants of demand which impact demand remain constant, and there is an inverse relationship between own price of the commodity and quantity demand. Let's see the table. Price is increasing, demand is decreasing. So this is known as law of demand. So इसी टेबल को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. X, Y, 0, price and demand. So price 1, 2, 3, demand 10, 20 and 30. तो जब प्राइस 1 है डिमांड सबसे ज़्यादा है 30, प्राइस 2 है तो डिमांड 20 और प्राइस सबसे ज़्यादा है वहाँ डिमांड सबसे कम है. तो इसी को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही है आपका डिमांड डिक्रीज हो रहा है. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज प्राइस एंड डिमांड हैज इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, नाउ लेट्स सी assumptions ऑफ लॉ. तो हमारा लॉ क्या कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर थिंग्स मीन्स बाकी सारे फैक्टर जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं वो सब कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. सिर्फ प्राइस में फ्लक्चुएशंस होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड में फ्लक्चुएशंस होंगे. सो ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट एक्सेप्ट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कांस्टेंट, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस ना फेवर में होंगे ना अगेंस्ट में. इनकम भी कांस्टेंट रहेगी, मींस ना बढ़ रही है ना घट रही है. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी कांस्टेंट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी कांस्टेंट. जितने भी सारे अजम्पशंस हैं, जितने भी सारे डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के वो सब कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ आपकी प्राइस में फ्लक्चुएशंस होंगे. नाउ लेट्स सी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ. एक्सेप्शन मीन्स कब हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है. अब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है मतलब प्राइस ज़्यादा है फिर भी डिमांड ज़्यादा है, या प्राइस कम है तो भी डिमांड कम है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ. मीन्स जहां हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता. तो पहला है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मीन्स ऐसी चीज़ें जो लोग डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उनके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे गोल्ड, डायमंड, विंटेज कार, वेरी लाइक प्रीशियस डायमंड्स और बहुत ही रेयर डायमंड. तो ऐसी चीज़ें जिनकी प्राइस बहुत हाई होती है फिर भी इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है. आप देख सकते हैं डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इन सब की प्राइसेस इन सब की डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है, इनकी प्राइस कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो. तो ऐसे गुड्स डिमांड ही इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती है. तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. तो इन गुड्स में हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है. आप देख सकते हो कि इन जो गुड्स होते हैं, गोल्ड हो गया, आपका डायमंड हो गया, विंटेज कार हो गए, इनके डिमांड हमेशा बहुत ज़्यादा होते हैं. एवरीबडी वांट टू बाय विंटेज कार एंड गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज. तो आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा प्राइस होने के बाद भी इनकी डिमांड ज़्यादा है. तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है. सेकेंड इज गिवन गुड्स. गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, जैसे कोड्स, ग्रेन, लो क्वालिटी पल्सेस. तो ऐसी चीज़ें जिनकी क्वालिटी कम होती है उनको हम बोलते हैं गिवन गुड्स. तो ये बहुत ही हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं, शोइंग वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट. और इनका इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव, मतलब जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, लेकिन ऐसे गुड्स में हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है. तो इनका बहुत ही हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, मतलब हमारी इनकम इंक्रीज होती है और हम इनसे अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लेते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज अ रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल देयर डिमांड ऑल्सो फॉल. अगर ऐसे गुड्स की प्राइस और डिक्रीज हो जाती है तो हमें लगता है कि अब इनकी क्वालिटी और डिक्रीज हो गई है, इसलिए हम अपनी डिमांड को कम कर देते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस डिक्रीज होने की वजह से डिमांड भी डिक्रीज हो गई है ना. इन्वर्स होना था कि डिमांड बढ़नी थी अगर प्राइस घट रही है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है. डिमांड डिक्रीज होने की वजह से आपकी
प्राइस डिक्रीज होने की वजह से आपकी डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, तो इनको बोलते हैं हम गिवन गुड्स. गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स वेयर हुज प्राइस विल डिक्रीज एंड डिमांड विल डिक्रीज. ओके, अब इर्रेशनल जजमेंट की हम बात करें तो एक पार्शियल जजमेंट को हम इर्रेशनल जजमेंट कह सकते हैं. जब आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी को जज करते हो, आपको लगता है कि अगर प्राइस कम है तो उसकी क्वालिटी खराब होगी और फिर आप अपनी डिमांड वहाँ से चेंज कर देते हो, शिफ्ट कर देते हो. तो किसी जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, यू डोंट नो उनकी क्वालिटी कैसी है, सिर्फ आप प्राइस से जज कर रहे हो. तो अगर आप किसी चीज़ की प्राइस को, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को जज कर, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को जज करते हो उसकी प्राइस से, तो ये होता है एक इर्रेशनल जजमेंट और पार्शियल जजमेंट. ओके, सो इफ लॉ ऑफ डिमांड फेल व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस. आप ब्रांडेड चीज़ों की डिमांड हमेशा ज़्यादा रखते हो क्योंकि आपको लगता है वो ब्रांडेड चीज़ है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है बट वो इसलिए इतनी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो ब्रांड के इतने चार्ज लेती है, बिकॉज दैट इज ब्रांड सो दे आर चार्जिंग मोर. ओके, सो इसलिए जब एक कंज्यूमर एक प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को जज करता है हम उसको बोलते हैं इर्रेशनल जजमेंट. और ऐसी जगह पर भी व्हेन यू मेक एन इर्रेशनल जजमेंट लॉ ऑफ डिमांड फेल्स. नाउ लेट्स सी मूवमेंट इन डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. इसको हम बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. तो मूवमेंट मीन्स मूविंग अप or moving down. It means extension and contraction of demand. तो जब प्राइजेस के वजह से हमारी डिमांड एक्सटेंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ठीक है, तो पहला है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोन अ डिमांड कर्व. Extension of demand is known as downward movement along a demand curve. So it is a situation when all other determinants of demand remain constant, and we'll draw the graph x, y, 0, price and demand. Okay, so this is our demand. अब क्योंकि आपकी प्राइस 1, 2, 3 हो गई, आपकी डिमांड 10, 20 and 30. ओके, तो आप क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गई, हम इसको उल्टा बना लेते हैं 3, 2, 1 प्राइस एंड डिमांड 10, 20 एंड 30. सो प्राइस डिक्रीज हो रही है, आपने अपनी डिमांड इंक्रीज कर दी. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और डाउनवर्ड स्लोपिंग. मतलब हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है और हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है. दैट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. मीन्स व्हेन योर प्राइस विल डिक्रीज, प्राइस घट रही है किसी भी प्रोडक्ट की और डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. इट इज अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी. मतलब जब प्राइस डिक्रीज हो रही है आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोन अ डिमांड कर्व. डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज होगी और जो हमारा कर्व है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा. दिस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और मूविंग डाउनवर्ड इन डिमांड कर्व. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज होना और मूविंग अपवर्ड इन द डिमांड कर्व. तो कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब हमारी प्राइस इंक्रीज होगी. हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है एंड हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. इट हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस. इसका ग्राफ भी ऐसे सेम बनेगा x, y, 0, 1, 2, 3, 10, 20 and 30. ओके, तो हमारा प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है और हमारा डिमांड है वो डिक्रीज हो रहा है ना. डिमांड पहले 30 था, अब 10 हो गया जब प्राइस 3 हुई. तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और मूविंग अपवर्ड इन द डिमांड कर्व. मतलब डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गई. कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी increases and demand decreases. The next one is shift in demand curve और change in demand. Shift मतलब यहाँ से उठा के सीधा यहाँ रख दिया, आपका shift हो गया. तो shift में जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहती है.
और बाकी डिटर्मिनेंट्स में चेंज होने के वजह से डिमांड में फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट होता है। इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन होता है, इसमें आपका फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। एंड इसमें शिफ्ट इन डिमांड में आपकी प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। और व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, हमारी प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रहे थे और बाकी डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट थे, ठीक है। इसमें ऑपोजिट है, आपकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी लेकिन आपकी डिमांड है, आपका डिमांड कर्व है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड ऑल्सो नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। Forward shift in demand curve increases in demand refers to a situation when quantity demand of a commodity increases even when own price of the commodity is constant. अब जो प्राइस है वो कांस्टेंट है लेकिन फिर भी आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि बाकी फैक्टर्स होते हैं आपके, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो इनडिटर्मिनेंट्स में चेंजेस की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है। नाउ लेट्स सी इंक्रीज इन डिमांड कॉजेस। प्राइस कांस्टेंट है, ओके, प्राइस इज कांस्टेंट। फर्स्ट इज इंक्रीज इन इनकम, आपकी इनकम बढ़ गई, आपने डिमांड इंक्रीज कर दी। टेस्ट इन फेवर, यू हैव डेवलप्ड अ सर्टेन फेवर फॉर सर्टेन प्रोडक्ट। इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मीन्स आपको लग रहा है कि इस चीज़ की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है, तो आप आज अपनी डिमांड इंक्रीज कर दोगे। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, आपको लगा कि टी का प्राइस इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो आपने कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज कर दी। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आप पेट्रोल का प्राइस कम हो गया है, आपने कार की डिमांड इंक्रीज कर दी। तो इन 5 फैक्टर्स का फ्लक्चुएट होने के वजह से आप अपनी डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो एंड प्राइस इज कांस्टेंट हियर, सो दिस इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। ओके, लेट्स सी द ग्राफ। x, y, 0, प्राइस एंड डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड, QD मीन्स क्वांटिटी डिमांड, ओके। तो प्राइस है वो आपकी कांस्टेंट है ना, प्राइस है जो आपकी वो कांस्टेंट है, इसलिए आपका इसका सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनी, यहाँ पे आपकी पहले प्राइस कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। आपकी क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, पहले आप डिमांड कर रहे थे 1, सपोज दिस इज Q एंड देन यू हैव डिमांडेड Q1, तो आपका फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, ये इसका ग्राफ बनेगा, जो प्राइस का स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि प्राइस हमने कांस्टेंट अज्यूम की है। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स में इंक्रीज होने के वजह से या फ्लक्चुएशंस होने के वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ बैकवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज इन डिमांड उसके ऑपोजिट है। इट मीन्स दैट द डिमांड कर्व विल शिफ्ट बैकवर्ड ओइंग टू price will remain constant and other factors will fluctuate. Other factors means decrease in income, आपकी इनकम डिक्रीज हो गई तो आपने नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज कर दी। टेस्ट अगेंस्ट, अब आप बहुत टाइम से वो चीज़ कंज्यूम कर रहे थे, आपने कहा अब मुझे नहीं खानी, बस ठीक है, आपका टेस्ट अगेंस्ट में चला गया। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस डिक्रीजेस मीन्स आपको लगा कि इस चीज़ की प्राइस फ्यूचर में डिक्रीज होने वाली है, तो आज अपनी डिमांड आपने डिक्रीज कर दी। सेकेंड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल, टी की प्राइस फॉल हो गई तो आप टी पे शिफ्ट कर दिया अपना डिमांड, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ गई तो आपने दूसरे की डिमांड डिक्रीज कर दी। तो इन फैक्टर्स के वजह से आपकी डिमांड डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन इनकम, टेस्ट अगेंस्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसका ग्राफ भी सेम बनेगा, सिर्फ उसमें आप बैकवर्ड शिफ्ट शो करोगे, x, y, 0, प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। ये आपका प्राइस का स्लोप है दैट इज कांस्टेंट और आपका जो डिमांड है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। पहले आपका Q था, फिर आपका Q, पहले आपका Q1 था, फिर आपका Q2 हो गया, सो ये बैकवर्ड शिफ्ट हुआ इसमें, ठीक है। तो इसके वजह से
बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो ये आपका इसका ग्राफ बन गया। प्राइस कांस्टेंट है और जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, उसमें बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। बैकवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ? इन डिटर्मिनेंट्स की वजह से। एंड प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे, बाकी डिटर्मिनेंट्स में फ्लक्चुएशंस होने की वजह से आपका डिमांड का जो स्लोप है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इसको आप डिक्रीज इन डिमांड बोलते हो और बैकवर्ड शिफ्ट बोलते हो। हमारा मूवमेंट और शिफ्ट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में फ्लक्चुएशंस होने के वजह से कैसे आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज होती है। सो रिलेटेड गुड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। रिलेटेड गुड्स में हम देखेंगे कि कैसे किसी चीज की प्राइस कम होने की वजह से या ज्यादा होने की वजह से आपकी डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम बात करें, हम एग्जांपल ले रहे हैं टी एंड कॉफी का, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो रही, प्राइस फॉर टी इज इंक्रीजिंग, देन यू आर शिफ्टिंग योर डिमांड टू कॉफी। ओके, आपने अपनी कॉफी की डिमांड इंक्रीज कर दी, और वहीं पे अगर टी की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो आपने कॉफी की डिमांड डिक्रीज कर दी। तो ये इसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड से टी, देन डिमांड फॉर कॉफी विल राइज, है ना। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी। सो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट, हमने ये पहले भी देखा हुआ है। नाउ सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम कार एंड पेट्रोल दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अगर पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो कार की डिमांड आप डिक्रीज कर दोगे, और पेट्रोल की प्राइस है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज डिक्रीजिंग, देन योर डिमांड फॉर कार विल इंक्रीज। मतलब एक की प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से आप दूसरे की डिमांड को कम कर रहे हो, और दूसरे की प्राइस में डिक्रीजमेंट होने की वजह से आप अगले गुड की प्राइस को डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। डिमांड और इनकम में क्या रिलेशनशिप है? सो हमारे गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स हमारे वही जो नॉर्मल गुड्स होते हैं अच्छी क्वालिटी के, या ठीक है, इन्फीरियर गुड्स लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम बोल सकते हैं। तो नॉर्मल गुड में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, मीन्स इफ योर इनकम इज इंक्रीजिंग देन योर डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, and if your income is decreasing then your demand for normal goods is also decreasing। अब इनकम ही नहीं है तो आप कैसे डिमांड करोगे? तो वो इफेक्ट होता है आपका नॉर्मल गुड्स में। अब वहीं अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करें तो उल्टा होगा। इन गुड्स को आप तब कंज्यूम कर रहे हो जब आपकी इनकम कम है ना, क्योंकि ये थोड़े लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जब आपकी इनकम कम थी तब आप इनको कंज्यूम कर रहे थे, अब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो अब आप नॉर्मल गुड्स की तरफ अपनी डिमांड इंक्रीज करोगे और इन्फीरियर गुड्स की तरफ अपनी डिमांड को डिक्रीज करोगे। तो इसको अब हम बोलेंगे इन्फीरियर गुड्स इफेक्ट ऑन डिमांड। ओके, देयर आर गुड्स द डिमांड फॉर विच डिक्रीजेज एज income of the buyer rises and vice versa. These are known as inferior goods. Now impact of taste and preferences on demand for a commodity. अब taste and preference भी एक बहुत ही ज़्यादा major impact play करते हैं डिमांड की तरफ। So individual likes and dislikes, आपके कुछ likes हैं, कुछ आपके dislikes हैं, तो जिन चीज़ों के लिए आपने likes develop किए हैं आप उनकी डिमांड increase कर दोगे। Then trends and fashion, ट्रेंड एंड फैशन भी डिमांड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर सपोज मान लो कुछ 90s का फैशन ट्रेंड में आ गया है तो आप उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर दोगे, और अगर किसी चीज़ का फैशन अभी नहीं है तो फिर उसकी डिमांड एकदम ज़ीरो हो जाएगी। देन क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट, आइसक्रीम की डिमांड समर में बढ़ जाती है और विंटर्स में कम हो जाती है, तो ऐसे क्लाइमेट भी बहुत अफेक्ट करता है। जैसे स्वेटर्स की डिमांड है वो विंटर्स में बढ़ जाती है, और अम्ब्रेला की डिमांड है वो मॉनसून में बढ़ जाती है, तो ऐसे क्लाइमेट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मार्केट डिमांड में। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 3 थिंग्स: इम्पैक्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन डिमांड, इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड, एंड इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड। नाउ लेट्स सी now let's see one other topic
Why more of a good is purchased when its price fall, और why does demand curve slopes downward? हम क्यों ज़्यादा डिमांड करते हैं जब प्राइस डिक्रीज होता है, और why does demand curve slopes downward? हमें पता है डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, नेगेटिव इफेक्ट बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. So why does this happen, and why we demand more when price of the certain product decreases? Now let's see the reason. So the first one is law of marginal diminishing utility. So according to this law, as you increase the consumption of good, there comes a point when marginal utility derived from that consumption will start decreasing. It will become zero and negative. मीन्स अगर आप किसी भी गुड का कंजम्पशन इंक्रीज करते हो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका उससे सेटिस्फेक्शन है, एमयू जो यूटिलिटी आपको उससे मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो डिक्रीज होने लगेगा. और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उससे यूटिलिटी आपका ज़ीरो हो जाएगा, मतलब आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसमें कैसे इम्पैक्ट करता है कि आप सर्टेन गुड है, ठीक है, उसका कंजम्पशन कर रहे हो काफ़ी टाइम से, अब आपको उससे यूटिलिटी मिलना डिक्रीज हो गया या बंद हो गया, तो अब आप चाहते हो कि हम इसको और कम प्राइस में ले लेंगे. ठीक है, तो इसलिए आप उसको फिर कम प्राइस में परचेज करना स्टार्ट कर देते हो. इसलिए when price decreases your demand will increase. So law of DMU में क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे किसी चीज़ का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, तो वही चीज़ फिर आप कम प्राइस में लेना चाहते हो. तो अब आप उस चीज़ की डिमांड तभी इंक्रीज करोगे जब उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, है ना. तो इसमें लॉ ऑफ DMU, इसमें लॉ ऑफ DMU एक रोल प्ले करता है, क्योंकि लॉ ऑफ DMU से क्या होता है, किसी भी चीज़ से आप कंजम्पशन कर रहे हो, रेगुलर कंजम्पशन, उससे मिलने वाला यूटिलिटी आपका डिक्रीज होगा, फिर अब आप उसका डिमांड कम कर दोगे या फिर आप उसका डिमांड तभी बढ़ाओगे जब उसका प्राइस डिक्रीज होगा. नाउ इनकम इफेक्ट. अब इनकम इफेक्ट में वो वाली चीज़ हम नहीं बात कर रहे कि इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, नहीं, वो इनकम इफेक्ट नहीं. इनकम इफेक्ट में हम बात कर रहे हैं रियल इनकम की. रियल इनकम में आपकी इनकम तो कांस्टेंट ही रहेगी, ना वो बढ़ने वाली है ना घटने वाली है, लेकिन प्राइस मान लो बनाना है, ठीक है, उसकी प्राइस पहले 100 थी, अब 50 हो गई है. ठीक है, तो पहले आप सिर्फ 12 बनाना ले सकते थे, अब आप 24 ले रहे हो. तो प्राइस कम होने के वजह से आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई है. मीन्स आपकी इनकम वैसे इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि प्राइस कम है तो अब आप कह सकते हो कि आप उसी इनकम में ज़्यादा परचेज कर सकते हो. आपकी परचेजिंग पावर उसी इनकम से इंक्रीज हो गई है, क्योंकि जो गुड्स हैं उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई है. इनकम में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आए, प्राइस ऑफ गुड्स में फ्लक्चुएशंस आने के वजह से. नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स. Substitution effects, we know that substituting one commodity for other when it become relatively cheaper. आप टी एंड कॉफ़ी का देखो, अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आपने कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज कर दी, है ना, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो आपके पास जब सब्स्टिट्यूट्स हैं, हर चीज़ के सब्स्टिट्यूट, जैसे आप सोप के भी देख लो, विम, एक्सपर्ट, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट है, तो जिसका प्राइस कम होगा आप उसी को डिमांड करोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं. फिर है साइज ऑफ कंज्यूमर. साइज ऑफ कंज्यूमर मतलब कि अगर किसी गुड का प्राइस डिक्रीज होगा तो ज़्यादा लोग उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं. सो व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल मैनी मोर बायर कैन अफोर्ड टू बाय इट. जब किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो बहुत सारे बायर्स अफोर्ड कर रहे हैं उस चीज़ को. नाउ डिफरेंट यूजेस. डिफरेंट यूजेस मीन्स एक गुड है उसका बहुत सारा यूज है. सपोज मिल्क, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनता है, पनीर बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. आप मिल्क को सेवरल यूजेस में रख सकते हो. तो जब मिल्क की प्राइस डिक्रीज होगी तो आप इसको मल्टीपल यूजेस में रख पाओगे.
तो आप मिल्क तभी लेना चाहोगे जब उसकी प्राइस डिक्रीज होगी, क्योंकि यू कैन पुट इट टू मल्टीपल यूजेस। इलेक्ट्रिसिटी की भी हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि अफोर्डेबल रहेगी तो आप उसको मल्टीपल यूजेस में पुट कर सकते हो। ओके, सो ये 5 रीजंस हैं वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और वाई वी डिमांड मोर व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीजेस। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड थ्योरी ऑफ डिमांड। अब इसका न्यूमेरिकल वाला चैप्टर मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बचा है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो एंड इस वीडियो के पहले आप पहले पार्ट ए चेक करना नहीं भूलना। So if you like the video and find it helpful, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. Take care. I'll see you in the next video. Bye.